जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं बीपीएससी 143 प्रीवियस ईयर सोल्ड क्वेश्चन पेपर सीरीज़ के बारे में। इस सीरीज़ में हम पास्ट ईयर के जितने क्वेश्चन पेपर हैं उनका सोल्ड क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इसको हम डिटेल में जानेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था जून 2023 सोल्ड क्वेश्चन पेपर को, जिसमें हमने वीडियो अपलोड कर दी है। आज हम देखेंगे जून 2025 का सोल्ड क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने क्वेश्चन का डिटेल में आंसर दिया है और इसमें पॉइंट टू पॉइंट इसको समझाया गया है। आप इसी तरह एग्ज़ाम अटेम्प्ट करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इग्नो के किसी भी सब्जेक्ट की असाइनमेंट सॉल्यूशन पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप असाइनमेंट की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जो कि नंबर स्क्रीन पर दिखाया गया है। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें और आपको असाइनमेंट की पीडीएफ मिल जाएगी। आइए अब देखते हैं हम बीपीएससी 143 क्वेश्चन पेपर के बारे में। इसमें हम जानेंगे बीपीएससी 143 जो है इसका जून 2025 क्वेश्चन पेपर के बारे में। इसमें हमें क्या है कि 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इसमें 2 भाग दिए गए हैं, एक भाग से कम 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और टोटल 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा और टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। 3 घंटे का हमें टाइम मिलेगा। इसमें हम क्वेश्चन को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत में राज्य की राजनीति पर पहचान के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है भारत में राज्य राजनीति को समझने के लिए मार्क्सवादी ढांचे का परीक्षण कीजिए। अगला क्वेश्चन है केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। ग्रामीण भारत में ग्राम सभा की संवैधानिक संरचना और कार्य प्रणाली की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। और जो नीचे हैं उस पर 200 शब्दों में टिप्पणी करनी है, गुजरात मॉडल पर, तमिलनाडु मॉडल पर। और अगला भाग 2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे भारत में राज्य स्वायत्तता की मांग का वर्णन कीजिए। अगले क्वेश्चन में भारत में उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन की आकांक्षाओं के लिए जिम्मेदार कारकों को संक्षेप में व्याख्या कीजिए। भारत में आंतरिक प्रवास के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारत में चुनावी राजनीति की बदलती प्रकृति का परीक्षण कीजिए। और इन दोनों जो है इन पर टिप्पणी करनी है। भारत में जातीय समूह, भारत में पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय आंदोलन है, इसके बारे में हम जानेंगे। ये जो क्वेश्चन दे रखा है, जो मैंने वीडियो क्लास लिया है आपका, जो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है बीपीएससी 143 प्लेलिस्ट में, इसका नाम है बीपीएससी 143। इसमें जाकर आप उनको वीडियो को देखकर 5 या 6 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, उनको देखकर पूरे बुक को कवर कर सकते हैं। इसमें हर क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट किया हुआ, एक भी क्वेश्चन उसमें बाहर से नहीं है। अगर आप मेरे दी गई क्लास में से पढ़ लोगे तो आप पूरा क्वेश्चन पेपर आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर भी मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनमें से 4 या 5 या 6 क्वेश्चन पेपर को सोल्ड में आपको दूंगा, जिसे आप देखकर क्वेश्चन पेपर आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं तथा अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मैंने क्वेश्चन पेपर में अच्छी तरीके से लिखने का तरीका भी बता रखा है कि क्वेश्चन कैसे लिख सकते हैं, कैसे हेडिंग बनानी है, कैसे लिखना है, इसको कैसे डिस्क्राइब करना है, और आराम से इसको आप 400 वर्ड में कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं इसमें भाग 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है हमारा भारत में राज्य की राजनीति पर पहचान के प्रभाव की व्याख्या करनी है। भारत एक क्या है, बहुलतावादी समाज है, जिसमें क्या है बहुत सारी धर्म है, जाति है, भाषा है, क्षेत्र है, जनजाति और लिंग जैसी पहचान के लोग रहते हैं। सामाजिक राजनीतिक जीवन अभिन्न हिस्सा है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति, विशेषकर राज्य स्तर की राजनीति, पहचान आधारित विमर्श और आंदोलनों से बहुत ही प्रभावित रही है। पहचान केवल सामाजिक तथ्य नहीं बल्कि राजनीतिक संसाधन बन गई है, जिसके माध्यम से सत्ता, प्रतिनिधित्व और अधिकारों की मांग होती रही है। तो क्या है कि भारत में क्या है बहुत सारी भाषाएं हैं, जाति हैं, धर्म है। तो इस कारण क्या है, ये क्या है अलग अलग राज्य में अलग अलग इनकी कोई अलग भाषा होगी, अलग राज्यों की, हर राज्य में अलग अलग धर्म होंगे। किसी राज्य में कौन सा धर्म बहुल में होगा, कौन सा होगा, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग इनमें खनिज पदार्थ मिलेंगे। कोई किसी के पास ज़्यादा होगा, किसी के पास कम होगा, किसी में जनजाति होगी, किसी में नहीं होगी। ये इस प्रकार की विभिन्नता है। तो इसमें क्या है जो राज्य स्तर की जो राजनीति है ना, इससे बहुत गहरी प्रभावित हुई। इसके कारण क्या है कई लोग उभर गए तथा इसमें क्या है कई पिछड़ गए, तो इसके कारण आंदोलन हुए। इसमें देखेंगे हम पहचान और राज्य की राजनीति में सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य क्या है। राज्य की राजनीति में पहचान की भूमिका को पहचान की राजनीति के सिद्धांत के माध्यम से समझा जा सकता है। यह राजनीति उस प्रक्रिया को दर्शाती है जिसमें कोई सामाजिक समूह अपनी विशिष्ट पहचान के आधार पर राजनीति का एकीकरण करता है और राज्य से मान्यता
संसाधन और सत्ता में हिस्सेदारी की मांग करता है। तो इसमें क्या देखते हैं, कोई एक विशेष जात मतलब विशेष लोग हो गए, कोई ग्रुप हो गया, वो मेजोरिटी में है या कुछ और है, या कोई माइनॉरिटी में है ग्रुप, तो वो क्या करेगा, एक साथ एकत्रित हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। वो क्या करेगा, या तो सत्ता में डिमांड करेगा, भाई हाँ हमारे पास इतनी सीट है तो हमें भी क्या मंत्री पद दो, या क्या हो जाएगा और अलग अलग डिमांड मांगे, कोई आरक्षण की मांग करेगा। तो इस प्रकार की क्या है, मांग होती रहती है। राज्य स्तर पर यह राजनीतिक अधिक प्रभावी होती है क्योंकि यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक समानताएं अपेक्षाकृत सघन होती हैं। इसमें अगला देखें, जातिगत पहचान और राज्य राजनीति। इसके बारे में जाने, भारत में कई राज्यों में जाति आधारित राजनीति राज्य की सत्ता को संरचना को निर्धारित करती है। तो मतलब कई में क्या है, राजनीति पर गहरा प्रभाव किसका है, जाति का। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश और बिहार में। इसमें क्या है, पिछड़ी जाति और दलितों की राजनीति ने पारंपरिक उच्च जाति वर्चस्व को चुनौती दी। तो इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश में मान लो यादव, बिहार में क्या है यादव मेजोरिटी है, तो वो क्या करते हैं, उनमें और जो पिछड़ी जाति है उन पर दबाव बनाते हैं। पर इस दबाव के कारण क्या है, संघर्ष के कारण वो एकजुट हो गए और उन्होंने क्या है, इनका विरोध कर दिया और उनको चुनौती दी। जो मंडल आयोग की सिफारिश उन्होंने क्या किया, बाद में जाति राज्य राजनीति का केंद्र मुद्दा बन गई। जो मंडल आयोग ने क्या रिपोर्ट पारित की, ओबीसी के आरक्षण के लिए। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद राजनीति का जो केंद्रीय मुद्दा है वो चेंज हो गया। जातिगत पहचान ने नए राजनीतिक दलों, नेतृत्व और सामाजिक न्याय आधारित नीतियों को जन्म दिया। अगला देखेंगे, भाषा और क्षेत्रीय पहचान के आधारित इस पर क्या प्रभाव पड़ा। भाषीय पहचान ने भारतीय संघवाद को गहराई से प्रभावित किया है। भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ है। पहचान की राजनीति का संस्थागत रूप था। तो 1956 में क्या है, भाषा आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ है। तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन हुआ, महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता, आंध्र प्रदेश में तेलुगु ने राज्य की राजनीति को निर्णायक रूप से आकार दिया। इस क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और केंद्र राज्य संबंधों में गतिशीलता आई। तो इसमें क्या है, जो तमिलनाडु हो गया, साउथ में इसका सबसे पहले प्रकोप आज़ादी के बाद देखने को मिला, जिसमें क्या है आंध्र प्रदेश अलग हुआ। जैसे महाराष्ट्र में मराठी लोग हैं, जो आज भी करंट में जिस टाइम वीडियो बना रहा हूँ उसमें मुद्दा चल रहा है कि जो अगर किसी को मराठी नहीं बोलनी आती वो महाराष्ट्र में मत रहो, उनके लोग उस दूसरे स्टेट के जो हैं जिनको मराठी नहीं बोलनी आती उसको पीटते हैं। तो ये क्या है, बहुत ही गलत बात है। अगर राज्य का पुनर्गठन हुआ है, ठीक है, तो बिजनेस या रोजगार के लिए एक दूसरे स्टेट में जाते रहते हैं। महाराष्ट्र के लोग अदर स्टेट में जाते हैं और अदर स्टेट के लोग महाराष्ट्र में आते हैं। इसी प्रकार क्या है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, इस प्रकार क्या है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ है और इसके कारण राज्य की राजनीति में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जनजातीय और नरजातीय पहचान क्या है। उत्तर पूर्वी भारत, झारखंड में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जनजातीय पहचान राज्य की राजनीति की दूरी है। तो जो जनजातीय है, जनजातीय का अर्थ हो गया जो प्रकृति के नज़दीक जो लोग जुड़े हैं ना, उनको बोलते हैं जनजातीय। जो जंगलों में आदि में निवास करते हैं, पहले आदिवासी थे जो आजकल बोलते हैं। इसकी मेजोरिटी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में और उत्तर पूर्वी भारत में जो पूर्वी स्टेट हैं, असम वगैरह, मणिपुर, इसमें क्या है, जनजातीय लोग ज़्यादा निवास करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी जनजाति हैं, बोडो, नागा, मिजो, गोंड आंदोलन ने, तो इन्होंने क्या है, जो ये जनजाति है, इन्होंने क्या मिलकर क्या किया, आंदोलन किया। इन्होंने क्या डिमांड की, स्वायत्तता और अलग राज्य और सांस्कृतिक संरक्षण की इन्होंने मांग उठाई। इन आंदोलन के परिणाम स्वरूप नए राज्य और स्वायत्त परिषदें बनी। तो इन आंदोलन हुए ना जितने, इनके कारण क्या है, नए राज्य का गठन हुआ, स्वायत्त परिषद बन गई। यह दर्शाता है कि पहचान राज्य की क्षेत्रीय संरचना को भी बदल सकती है। तो पहचान के कारण क्या है, राज्य की संरचना भी चेंज हो जाती है। धार्मिक पहचान और राज्य की राजनीति। धार्मिक पहचान ने भी राज्य स्तर पर राजनीति को प्रभावित किया है। पंजाब में सिख पहचान, केरल में धार्मिक बहुलता, उत्तर भारत में बहुसंख्यक अल्पसंख्यक विमर्श राज्य की चुनावी राजनीति, नीतियों और सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रभावित करते रहते हैं। पहचान की राजनीति के प्रभाव, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, सकारात्मक प्रभाव देखेंगे, हाशिए पर पड़े समूहों को राजनीतिक आवाज़ मिली है। प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय का विस्तार हुआ है। संघीय व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हुआ है, जो संघीय व्यवस्था उसमें सुधार हुआ है। जो नकारात्मक प्रभाव है, इसमें सुधार कैसे हुआ है, क्या है, एक तो हो गया केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार और शक्तियाँ किस में बांटी जाती हैं, राज्य सरकार में। तो इनमें क्या है, दोनों में शक्तियों का बंटवारा होता है, अधिकारों का बंटवारा होता है। तो संघीय व्यवस्था में क्या है, केंद्र को ज़्यादा अधिकार है, राज्य को उससे थोड़े कम है। जब आज़ादी हुई तो केंद्र के पास बहुत ज़्यादा मेजोरिटी में अधिकार थे, राज्य के पास थोड़े कम थे। पर धीरे धीरे क्या है, समय के साथ राज्य को अधिकार है वो प्रदान किए गए, इसलिए क्या है, संघीय व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। नकारात्मक प्रभाव क्या है, सामाजिक ध्रुवीकरण बन गया है, क्षेत्रीयता और संकीर्णता बढ़ गई है, विकासात्मक मुद्दे का गौण होना। मतलब ये क्या है, ऐसे मुद्दे हैं, धर्म, जाति,
ऐसे भटके हुए मुद्दे हैं ना, जिसके कारण क्या देश का विकास रुक जाता है और पीछे कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाता है। जैसे आज की राजनीति में देखते हैं हम, आज की राजनीति में सरकारों ने, जो राजनीतिक पार्टियां, उन्होंने ऐसा एक माहौल सेट कर दिया है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति होगी, जाति, जहाँ पर क्या है हिंदू हिंदू है वहाँ जाति की राजनीति बना के क्रिएट कर दिया है। तो इसमें क्या है, जो विकास के मुद्दे हैं, एक आम जीवन की जो क्या है, शिक्षा, वातावरण, स्वास्थ्य, तो ये जो बेसिक है ना, रोजगार, तो इससे जुड़े मुद्दे क्या हैं वो थोड़े लुप्त हो गए हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। तो आपने देख लिया होगा कि इस पर किस किस के क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, तो इसको आप इनको एक बार नज़रों से निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य की राजनीति को समझने के लिए मार्क्सवादी ढांचा। तो भारत में राज्य की राजनीति का मार्क्सवादी ढांचे के साथ क्या करना है, डिस्क्राइब करना है इसको। भारत में राज्य की राजनीति को केवल संस्थागत या असंवैधानिक दृष्टि से सैद्धांतिक दृष्टि से समझना पर्याप्त नहीं है। इसके सामाजिक, आर्थिक, आधार वर्ग और संरचना उत्पादन संबंधों का विश्लेषण आवश्यक है। तो हमने क्या देखा था, हमारे पास जो कोई भी चीज़ होती है, कोई भी राजनीति हो गई या किसी चीज़ के दो दृष्टिकोण हैं, एक हो गया व्याख्यात्मक, एक हो गया मार्क्सवादी ढांचा। अब मार्क्सवादी ढांचा में भी 2-3 प्रकार के हैं, 9 और इस अलग अलग टाइप के। तो इसमें हम मार्क्सवादी ढांचे में क्या देखेंगे, जो इसकी व्याख्यात्मक है उसमें क्या है कि जो संस्थागत और सैद्धांतिक दृष्टि से हम इसे क्या है समझेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, व्याख्यात्मक। पर ये मुद्दा केवल इतना ही नहीं है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण के हिसाब से क्या है, जो सामाजिक और आर्थिक आधार है ना, उसके आधार पर होना चाहिए। जो वर्ग संरचना है और उत्पादन संबंधी है, उसके आधार पर भी इसका विश्लेषण आवश्यक है, मतलब मार्क्सवादी। इसी संदर्भ में मार्क्सवादी ढांचे राज्य की राजनीति को वर्ग संघर्ष, आर्थिक असमानता, सत्ता के भौतिक आधारों से जोड़कर समझने का प्रयास करते हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य एक तटस्थ संस्था नहीं है, बल्कि प्रभावशाली वर्गों के हितों का संरक्षक होता है। तो मतलब जो कि सत्ता में बैठे हैं ना, वो क्या करते हैं, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, प्रभावशाली वर्ग है, जिसके पास धन ज़्यादा है, उनके हितों का रक्षक होता है, ना कि आम आदमी का। तो मार्क्सवादी मुद्दे क्या हैं, जो वर्ग संघर्ष से रिलेटेड हो गए, आर्थिक मुद्दे, जो आर्थिक असमानता है वो, और सत्ता के भौतिक आधार से जोड़कर, ये मार्क्सवादी मुद्दे हैं। इसके आधार पर हम क्या करेंगे, राज्य की राजनीति को समझेंगे। शास्त्रीय मार्क्सवादी ढांचा और राज्य। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य शासक वर्ग की कार्यकारी समिति होता है। भारतीय संदर्भ में यह दृष्टिकोण मानता है कि राज्य की राजनीति पर भूमिपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, उच्च वर्गों का प्रभुत्व रहा है। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों का सीमित क्रियान्वयन, औद्योगिक नीतियों का पूंजी के अनुकूल होना इसी बात की पुष्टि करता है कि राज्य की राजनीति वर्गीय हितों से प्रभावित रही है। तो क्या है कि जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है उसके अनुसार क्या है, जो भूमिपति वर्ग है ना, जो पूंजीपति वर्ग है, जो उच्च वर्ग है, जिसके पास भूमि ज़्यादा है, जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं, जो उच्च वर्ग, ऊंची जाति के लोग हैं, उसमें क्या है, स्वतंत्रता के बाद क्या है, सुधारों में इनके पास कब्जे में रही है। जो औद्योगिक नीतियाँ है वो किसके फायदे के लिए बनाएगी, पूंजीपति या भूमिपति लोगों के लिए अनुकूल की गई। इन्होंने सरकार पर दबाव बनाया, सरकार ने वैसे ही काम किया। इससे क्या है, जो गरीब है गरीब होता गया, अमीर है वो अमीर होता गया। राज्य की राजनीति और वर्ग संरचना। मार्क्सवादी ढांचा राज्य की राजनीति को वर्गों के बीच संघर्ष के रूप में देखता है। भारत में प्रमुख वर्ग क्या है, एक तो पूंजीपति वर्ग, गरीब और अमीर, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग और श्रमिक वर्ग। तो इन 4 रूप में हमें क्या देखता है, मार्क्सवादी ढांचा इसके प्रमुख वर्ग मानता है। तो राज्य स्तर पर क्या है, यह संघर्ष भूमि, मजदूरी, आरक्षण, कल्याणकारी योजनाओं और संसाधनों के वितरण में दिखाई देता है। उदाहरण के रूप में देखेंगे, पश्चिम बंगाल और केरल में वामपंथी सरकारों ने वर्ग आधारित नीतियों को बढ़ावा दिया है। इसी प्रकार क्या देखेंगे, कृषि संबंध और राज्य की राजनीति से संबंधित देखेंगे। भारतीय राज्य राजनीति में कृषि संबंधों की भूमिका केंद्रीय रही है। मार्क्सवादी विद्वानों जैसे AR देसाई ने बताया है कि ग्रामीण भारत में अर्ध सामंती ढांचा बना रहा है, जिससे राज्य सरकार पर जमींदारों और कृषक वर्ग की राजनीति उभरी है। भूमि सुधारों की असफलता हुई है, भूमि सुधार नहीं हुए। हरित क्रांति से वर्ग का विभाजन हो गया है, अमीर थे वो अमीर रह गए, गरीब है वो गरीब हो गए, जिसके पास कम जमीन है, जिसके पास ज़्यादा जमीन है वो और ज़्यादा अमीर हो गए। जो राज्य की राजनीति को आर्थिक आधार प्रदान करते हैं, तो इससे इसका फायदा क्या है, राज्य की राजनीति को आर्थिक आधार प्रदान करते हैं। इसका एक क्या मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, उसका एक नया रूप क्या है, नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के हिसाब से देखेंगे, नव मार्क्सवादी विद्वान जैसे निकोलस पुंजादास राज्य को केवल शासक वर्ग का उपकरण नहीं बल्कि सापेक्ष स्वायत्त मानते हैं।
भारतीय संदर्भ में इसका अर्थ है कि राज्य कभी कभी कल्याणकारी नीतियाँ अपनाता है। तो इसके हिसाब से क्या है, निकोलस पुलाजास ने क्या कहा, जो राज्य है ना उसमें क्या शासक वर्ग क्या है केवल उपकरण नहीं है, वो क्या है डायरेक्ट उसमें सापेक्ष हिस्सेदारी या मतलब हस्तक्षेप करता है। इसमें क्या है, भारतीय संदर्भ में इसको देखें तो कई बार इसको देखने से कल्याणकारी योजना भी आ जाएगी। जैसे गरीबों को देखेंगे तो मनरेगा, उनके लिए 100 दिन का एक साल में क्या है गारंटी किया गया कि 100 दिन का रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामाजिक न्याय की योजनाएं, ताकि पूंजीवादी व्यवस्था को दीर्घकाल स्थिरता मिल सके। मार्क्सवादी ढांचे की सीमाएं, जो मार्क्सवादी ढांचा है उसकी सीमाएं क्या है, यदि भी मार्क्सवादी ढांचा आर्थिक असमानता को उजागर करता है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ कमियां हैं। यह जाति, धर्म, पहचान की राजनीति को पर्याप्त महत्व नहीं देता है। भारत जैसे बहुलतावादी समाज में केवल वर्ग से राजनीति को समझना अधूरा है। क्षेत्रीय और भाषाई आंदोलन की व्याख्या सीमित रह जाती है। जो भारतीय राजनीति है राज्य की, उसमें मार्क्सवादी का योगदान क्या रहा है, वामपंथी जो दलों के उदय हुए हैं ना, उनको वैचारिक आधार दिया है। राज्य स्तर पर श्रमिक, किसान, हाशिए के वर्गों को राजनीति में स्वर दिया है, उनकी आवाज़ों को उठाया है। विकास मॉडल की आलोचनात्मक समीक्षा संभव किया, जो विकास मॉडल है उसमें कमियों को उजागर किया है। इस प्रकार क्या है, भारत में राज्य की राजनीति है उसको समझने के लिए मार्क्सवादी ढांचा क्या है, आर्थिक संरचना, वर्ग संघर्ष और सत्ता के भौतिक आधारों, ये 3 मुद्दे रहे हैं। गरीब अमीर, वर्ग के आधारित और सत्ता में भौतिक आधारों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। यद्यपि दृष्टिकोण संपूर्ण व्याख्या नहीं देता, फिर भी यह राज्य की राजनीति के सामाजिक आर्थिक पक्ष को समझने में एक सशक्त भूमिका निभाता है। समग्र विश्लेषण के लिए इसे पहचान, संवाद आधारित दृष्टिकोणों के साथ जोड़ना आवश्यक है। तो इसे क्या है, पूरा समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्याख्यात्मक और मार्क्सवादी दोनों दृष्टिकोण को पढ़ेंगे तो इसमें अंतर आराम से समझ सकते हैं। कई क्वेश्चन पेपर में आता भी है, मार्क्सवादी और व्याख्यात्मक दृष्टिकोण के बारे में हमें पूरा जिक्र करना होता है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या राज्य की राजनीति को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से देखा है। तो इसमें क्या देखा, शास्त्रीय मार्क्सवादी ढांचा और जो राज्य है इसके संबंध, और अगला क्या देखा, राज्य की राजनीति और वर्ग संरचना से क्या क्या प्रभाव पड़ा, कृषि संबंध और राज्य की राजनीति में देखा, नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण देखा हमने। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार 10 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है। अगला देखेंगे हम, जो मार्क्सवादी है उसकी कमियां क्या है, सीमाएं क्या है, भारत में राज्य की राजनीति में मार्क्सवादी का जो दृष्टिकोण है उसका योगदान क्या रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण में संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो क्या है, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा हुआ है, उसके कारण इसको क्या बोलते हैं, विधायी शक्तियों का वितरण। तो इसमें बारे में देखेंगे, भारत का संविधान एक संघीय शासन प्रणाली की स्थापना करता है जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में किया गया है। इस विभाजन का उद्देश्य एक और राष्ट्रीय एकता और प्रशासनिक दक्षता बनाए रखना है, दूसरी ओर राज्य को पर्याप्त स्वायत्तता मतलब आज़ादी प्रदान करना है। संविधान में विधायी शक्तियों का वितरण मुख्यतः 7वीं अनुसूची के माध्यम से किया गया है। मतलब 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा हुआ है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। पहला क्या है, संघ सूची। तो संविधान की 7वीं अनुसूची में जो 3 सूची है उसमें पहली सूची कौन सी है, संघ सूची। तो इसमें जो विषय शामिल है ना, उन विषयों पर केवल क्या है, केंद्र कानून बना सकती है और कोई इस पर कानून नहीं बना सकता। तो इसमें कौन कौन से मुद्दे आते हैं, रक्षा, विदेश नीति, परमाणु ऊर्जा, मुद्रा और बैंकिंग। इन विषयों का राष्ट्रीय महत्व होने के कारण इन्हें केंद्र के अधीन रखा गया है। अगली है राज्य सूची। तो राज्य सूची में क्या है, इस सूची में विषय जिन पर सामान्यतः राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं। तो इस पर क्या है, कानून बनाने का अधिकार किसे है, राज्य को है। तो इसमें कौन कौन से मुद्दे आते हैं, जो राज्य की स्टेट पुलिस होती है उसका, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, और जो स्थानीय शासन होता है, ग्राम पंचायतें, नगर पंचायत और नगर पालिका। तो इसमें क्या है, यह राज्य को अपने क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार नीतियां बनाने की स्वतंत्रता देते हैं। तीसरा है समवर्ती सूची। तो इसमें क्या है, ये हो गया संघ सूची और इसमें राज्य सूची, दोनों को मिलाकर जो कानून बना सकते हैं। इस सूची में विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, तो उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। तो इसका क्या है, शिक्षा, वन, श्रम और आपराधिक कानून। तो ये इन विषयों पर क्या है, समवर्ती सूची के अधीन कानून बनाए जाते हैं। यदि केंद्र और राज्य के कानून के जो कानून का बंटवारा है उनमें टकराव हो तो अनुच्छेद 254 के अनुसार केंद्र का कानून प्रभावी होता है। यदि इसमें क्या है, राज्य और क्या है, केंद्र दोनों मिलकर क्या है, कानून बना दे, या इनमें क्या है, कानून दोनों बना दे और इनमें क्या है, दोनों में मतभेद हो जाए, तो केंद्र का जो कानून बनाया होगा वो अनुच्छेद 254 के अनुसार केंद्र का मान्य होगा। अगला देखते हैं, अवशिष्ट शक्तियां क्या है। अनुच्छेद 248 के अनुसार जिन विषयों का उल्लेख किसी भी सूची में नहीं है उन पर कानून बनाने की शक्तियां
केंद्र को प्राप्त है। यह भारत को अन्य संघीय व्यवस्थाओं की तुलना में अधिक केंद्राभिमुख बनाता है। तो मतलब केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं, जिनमें क्या है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों में कोई विषय नहीं है। तो उस पर जो क्या है अवशिष्ट शक्तियाँ लगती हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। विशेष परिस्थितियों में क्या करेंगे, कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है। जैसे कुछ विशेष इश्यू हो गए, कुछ देश में क्या है राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिया गया, या दो से अधिक राज्यों की सहमति होने के बाद या राष्ट्रपति शासन लगने के बाद क्या है केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, अनुच्छेद 352 के अनुसार राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 252 क्या है, दो से अधिक राज्यों की सहमति हो जाए तब, और अनुच्छेद 356 में क्या है राष्ट्रपति शासन की है। तो इसमें क्या है केंद्र सरकार है वो भी विशेष परिस्थितियों में कानून बना सकते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, इस प्रकार केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी शक्तियों का वितरण भारतीय संघवाद की आधारशिला है। यद्यपि संविधान राज्य को महत्वपूर्ण अधिकार देता है, फिर भी आपात प्रावधानों और अवशिष्ट शक्तियों के कारण व्यवस्था मजबूत केंद्र के साथ संघीय स्वरूप बन जाती है। तो इस प्रकार लोग क्या है इस संघीय व्यवस्था को क्या बोलते हैं, कई बार अर्ध संघीय व्यवस्था ही बोलते हैं, क्योंकि राज्य को कम शक्तियाँ थोड़ी प्रदान की गई है। ग्रामीण भारत में ग्राम सभा की संवैधानिक संरचना एवं कार्य प्रणाली का जिक्र करना है हमें। तो ग्राम जो लेवल है, नगर पालिका, नगर निगम और ग्राम पंचायत, उनका जिक्र करेंगे। ग्रामीण भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मूल आधार ग्राम सभा है। यह ग्रामीण जनता की प्रत्यक्ष सहभागिता का है मंच है, जिसमें 73वां संविधान संशोधन आया था, जो कि 1992 में संवैधानिक मान्यता दी गई थी। ग्राम सभा को ग्रामीण स्वशासन की आत्मा माना जाता है। तो ग्राम सभा क्या है, ग्रामीण स्वशासन की मेन बेसिक जड़ है। संवैधानिक संरचना, अनुच्छेद 243 ख के अनुसार ग्राम सभा का गठन ग्राम स्तर पर किया जाता है। इसमें उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सदस्य होते हैं। तो इसमें क्या है वोटिंग का भी यूज होता है। ग्राम सभा अस्तित्व ग्राम पंचायत से स्वतंत्र, लेकिन वह पंचायत को दिशा निर्देश दे सकती है। जो ग्राम सभा का क्या है अस्तित्व ग्राम पंचायत से है और वो क्या स्वतंत्र है, फिर भी वो क्या पंचायत को निर्देश दे सकती है। संविधान के भाग 9 में ग्राम सभा को स्थानीय स्वशासन की आधारशिला माना गया है। अगला है कार्य प्रणाली एवं शक्तियाँ देखेंगे। तो इस कार्य प्रणाली कैसे करती है, लोकतांत्रिक निगरानी होती है। इसमें ग्राम पंचायतों के कार्य, जिनकी जो योजना है और इनके जो बजट की समीक्षा की जाती है, और भ्रष्टाचार पर सामाजिक नियंत्रण है जो लोकतांत्रिक निगरानी करते हैं। योजना निर्माण में भूमिका, विकास योजनाओं का अनुमोदन और लाभार्थियों का चयन, जैसे पीएम मनरेगा, इस प्रकार में क्या है लाभार्थियों का चयन किया जाता है कि किसको क्या रियल में जरूरत है। इसमें क्या देखेंगे अभी अगला, वित्तीय भूमिका, ग्राम पंचायत में वार्षिक बजट को स्वीकृति देती है, सार्वजनिक व्यय की सामाजिक लेखा परीक्षा करती है। जो सामाजिक न्याय है इसमें इसका क्या रोल है, अनुसूचित जनजाति महिलाओं के हितों की रक्षा करता है। पेशा अधिनियम 1996 के तहत जनजातीय क्षेत्रों में विशेष अधिकार इनको दिए गए हैं। प्रशासनिक उत्तरदायित्व क्या है, पंचायत प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाना प्रशासनिक उत्तरदायित्व है। सरकारी योजना का सही से लागू करना और उन पर निगरानी करना, ये इनके मुख्य अधिकार के रूप में आते हैं। जो ग्राम सभा है ग्रामीण लोकतंत्र की आधारशिला है। यद्यपि व्यवहार में इनकी स्वीकृति राज्यों के अनुसार भिन्न भिन्न है, फिर भी सशक्त ग्राम सभा नीचे से ऊपर लोकतंत्र को साकार करने के लिए सबसे प्रभावशाली माध्यम है। तो ये हमने क्या देखा, ग्राम सभा के कार्य प्रणाली और इनके अधिकार क्षेत्र के बारे में जो जाना है, और उनकी संरचना को हमने देखा, इनके क्या क्या काम है, किस किस अंडर क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या सहायता करेंगे जो ग्राम पंचायतें हैं उनके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें जानना है गुजरात मॉडल के बारे में। इसके बारे में संक्षेप में देखेंगे। गुजरात मॉडल विकास का एक ऐसा दृष्टिकोण है जो मुख्य तेज आर्थिक वृद्धि, औद्योगिकरण, निवेश अनुकूलन शासन पर आधारित है। इस मॉडल में राज्य की भूमिका एक सुविधा प्रदाता की मानी जाती है, जब विकास का प्रमुख इंजन निजी क्षेत्र को माना जाता है। उद्योगों को आकर्षित करने हेतु बुनियादी ढांचे, सड़क, बिजली, बंदरगाह और औद्योगिक कॉरिडोर का तीव्रता से विकास किया जाता है। तो गुजरात में क्या है, जो एक बिजनेस के लिए, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो चीज़ चाहिए क्या है,
हमें जो बेसिक सुविधा है वो प्रदान की जाती है, जैसे कि सड़क ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बिजली कारखानों को चलाने के लिए, बंदरगाह ट्रांसपोर्टेशन जो सबसे सस्ता चीपेस्ट है उसके लिए, जो औद्योगिक कॉरिडोर जो ऐसे रूल रेगुलेशन बनाना कि जो औद्योगिक के लिए बहुत ही आसान है, उसको तेज स्पीड दी गई गुजरात में। इसके कारण क्या तेज आर्थिक वृद्धि हुई, औद्योगिकरण हुआ और जो निवेश है वो बहुत ही ज़्यादा हुआ गुजरात में। इस मॉडल की प्रमुख विशेषताओं में वाइब्रेंट गुजरात समिट, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज, 24/7 बिजली आपूर्ति, ई गवर्नेंस, त्वरित प्रशासनिक निर्णय शामिल हैं। परिणाम स्वरूप गुजरात ने उच्च औद्योगिक उत्पादन, निर्यात और निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। हालांकि आलोचकों का मत है कि गुजरात मॉडल में मानव विकास सूचकांक जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और लैंगिक समानता पर यह पिछड़ गया है, इन्होंने पर कम ध्यान दिया है। सामाजिक क्षेत्र की प्रगति आर्थिक वृद्धि की तुलना में धीमी रही है। तो इसमें क्या है कि गुजरात ने क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए तो बहुत अच्छा काम किया, उसमें अच्छी खासी वृद्धि की, बहुत सारा पैसा कमाया और क्या है एक रोल मॉडल के रूप में उभरा। परंतु कई आलोचक हैं वो मानते हैं कि पैसा तो कमा लिया, इनकम तो बढ़ गई, परंतु जो मानव विकास सूचकांक है ना, जैसे जो केरल में है उसके कंपैरिजन में ये बहुत डाउन रह गया। तो बेसिक नीड है लोगों की वो बहुत ही कम ध्यान दिया इन्होंने, लोग शिक्षित कम हुए, लोगों के स्वास्थ्य का जो लेवल होना चाहिए वो नहीं है। इस प्रकार गुजरात मॉडल को विकसित केंद्र और बाजार अनुकूल मॉडल कहा जा सकता है, जिसकी प्रमुख ताकत आर्थिक दक्षता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, इसकी मेन पावर है, जबकि इसकी सीमा सामाजिक समावेशन की कमी माना जाती है कि इसमें जो शिक्षा, स्वास्थ्य और जो मुद्दे हैं ना उसमें क्या है थोड़ा पिछड़ गया। अगला देखते हैं तमिलनाडु मॉडल। तमिलनाडु मॉडल क्या है, तमिलनाडु मॉडल विकास का समावेशी और सामाजिक न्याय आधारित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। तो इसमें क्या है समावेशी जो मॉडल है और जो सामाजिक न्याय आधारित मॉडल है उस पर जो बहुत ज़्यादा इसने फोकस किया है। इस मॉडल में आर्थिक विकास को मानव विकास के साथ संतुलित करने पर विशेष बल दिया गया है। इसमें बोला है कि हमारा स्टेट क्या है साथ में आर्थिक विकास करेगा और साथ में क्या है मानव सूचकांक में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो जो क्या है मानव विकास, इसमें दोनों में हम बराबर बराबर क्या करेंगे परफॉर्म करेंगे या बराबर बराबर विकास करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक कल्याण को विकास की आधारशिला माना गया। तो इसमें क्या है सबसे बेसिक नीड क्या मानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक कल्याण। इस मॉडल की प्रमुख विशेषताओं में व्यापक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया, उच्च साक्षरता दर और सामाजिक न्याय की मजबूती नीतियाँ शामिल है। द्रविड़ आंदोलन की विरासत के कारण जाति आधारित असमानता को कम करने हेतु आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। तो इसमें सबसे पहले क्या बेसिक ढांचे को सुधारा गया, जो बेसिक जरूरत है अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा और जो क्या है सामाजिक वितरण प्रणाली है उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लेवल किया गया। तमिलनाडु की मध्याह्न भोजन योजना, महिला केंद्रित कार्यक्रम, शहरी ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना ने राज्य के मानव विकास के क्षेत्र में अग्रणी बनाया। इसके साथ साथ औद्योगिक विकास और सेवा क्षेत्र का भी संतुलित विस्तार हुआ। जैसे कि केरल मॉडल में देखेंगे तो केरल ने क्या है मानव विकास में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। जो ये क्या है शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, जो इस प्रकार के क्या है इस मॉडल में क्या है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया वो। जो गुजरात है, गुजरात ने क्या किया आर्थिक कॉरिडोर खोल दिए, आर्थिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया, परंतु क्या है मानव सूचकांक में पीछे रह गया। इस पर तमिलनाडु ने क्या किया, तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जिसमें मानव सूचकांक और इंडस्ट्रियल आर्थिक क्षेत्र में दोनों में बराबर काम किया है। तमिलनाडु मॉडल यह सिद्ध करता है कि राज्य की सक्रिय भूमिका और सामाजिक निवेश के माध्यम से समावेशी विकास संभव है। यही कारण है कि इसे मानव विकास केंद्रित विकास मॉडल का एक सफल उदाहरण माना जा सकता है। हमने क्या है अब तक 3 मॉडल पढ़ लिए हैं। पहला है केरल, दूसरा है गुजरात और तीसरा कौन सा है हमारा तमिलनाडु। तो हमने क्या है इन तीनों को देख लिया है। पिछले में कौन सा देखा था हमने, केरल देखा था। और क्या देख लिया हमने, अगला क्वेश्चन में देखेंगे, अगर 2 पॉइंट और हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। भारत में राज्य स्वायत्तता की मांग का वर्णन कीजिए। तो क्या है भारत में राज्य की स्वायत्तता की मांग क्यों उठी, तो इसका वर्णन करेंगे। भारत एक संघीय राज्य है जहां संविधान ने केंद्र राज्य की बीच शक्तियों का विभाजन किया है। इसके बावजूद स्वतंत्रता के बाद विभिन्न राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग उठी है। यह मांग किसके कारण है, संघीय संतुलन, राजनीतिक आत्मनिर्णय और क्षेत्रीय हितों की रक्षा से जुड़ा है। क्या है संघीय संतुलन नहीं है, राजनीतिक आत्मनिर्णय राजनीतिक आत्मनिर्भरता लाने के लिए है, और जो क्षेत्रीय हित है उनको अपना संरक्षण संस्कृति संरक्षण के लिए ये मांग की है। राज्य स्वायत्तता की अवधारणा क्या है, राज्य स्वायत्तता का तात्पर्य है कि राज्यों को विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में अधिक स्वतंत्रता मिले
और केंद्र का हस्तक्षेप सीमित हो कि राज्य क्या जो राज्य है अपने फैसले ले, अपनी विधायी शक्तियाँ डिसाइड करे, प्रशासनिक करें, और जो वित्तीय मामले हैं उनमें खुद डिसीजन ले, उसमें क्या है केंद्र अपना दखल ना दे। यह मांग पूर्ण अलगाव से भिन्न है, भारतीय संघ के भीतर ही सशक्त राज्य की कल्पना करती है। राज्य स्वायत्तता की मांग के प्रमुख कारण क्या है? संघीय असंतुलन, जो संघ में असंतुलन है, केंद्रीकृत संघवाद कहा गया है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 249 और आपातकालीन प्रावधानों के माध्यम से केंद्र को व्यापक अधिकार प्राप्त है, जिससे राज्यों में असंतोष पैदा हुआ है। अगला कारण क्या है? राजनीतिक कारण। कांग्रेस प्रणाली के पतन और क्षेत्रीय दलों के उदय के साथ राज्यों में राजनीतिक चेतना बढ़ी। गैर कांग्रेसी शासित राज्यों ने केंद्र के हस्तक्षेप को संघीय भावना के विरुद्ध माना। तो जैसे कि हम आज़ादी के बाद देखते हैं, जब पहला चुनाव हुआ उसका रिजल्ट आया फरवरी 1952 में मान लो, तो उससे लेकर 1965 नहीं 1970 तक मान लो कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। तो इसमें क्या है, जो प्रभुत्व रहा ना, इसके कारण क्या है, इस बीच बीच में क्या क्षेत्रीय दल उभरते गए। तो क्षेत्रीय दल है उनको पावर दी नहीं गई। कांग्रेस का क्या था, एकात्मक प्रणाली थी, उसमें जो केंद्र सरकार था उसमें भी कांग्रेस की सरकार थी, जो राज्य सरकारें थी उसमें भी कांग्रेस की सरकार थी। तो वो क्या है, मेनली केंद्र से कंट्रोल करते थे। परंतु धीरे धीरे क्या क्षेत्रीय दल आ गए, उनको अधिकार दिया ही नहीं गया था। तो उन्होंने क्या है, राज्य के स्वायत्तता की मांग कर ली कि उनको प्रशासनिक, वित्तीय प्रणाली और जो कानून बनाना है विधायी में क्या है, उनको स्वतंत्रता दी जाए और क्या है, केंद्र का हस्तक्षेप कम से कम किया जाए। अगला है वित्तीय असमानता। राजस्व के प्रमुख स्रोत केंद्र के पास है। टैक्स केंद्र जो क्या है कलेक्ट करता है, जिसकी व्यय की जिम्मेदारी राज्यों पर अधिक है। योजना आयोग क्या है कि जिसमें बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया है, नीति आयोग बना दिया गया है जो बीजेपी आने के बाद। वित्त आयोग और जीएसटी परिषद के माध्यम से वित्त नियंत्रण केंद्र के पक्ष में झुका हुआ माना गया है। तो क्या है कि पहले क्या था, जो योजना आयोग था, टैक्स कलेक्ट करता था, उसमें क्या था, राज्य की थोड़ी बहुत प्रभुत्व थी, राज्य के पास अधिकार थे। परंतु जीएसटी आने के बाद इसके लगभग सारे अधिकार छिन गए हैं और इसके पास है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसके अधिकार आ गए हैं। सांस्कृतिक व भाषाई पहचान। पंजाब हो गया, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भाषा, संस्कृति और क्षेत्रीय अस्मिता के संरक्षण के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग उठी है। आनंदपुर साहिब संकल्प इसका प्रमुख उदाहरण है। तो क्या है, सबसे पहले भारत में आज़ादी के बाद क्या है, तमिलनाडु में आंदोलन हुआ, जो द्रविड़ आंदोलन है, उसकी जो द्रविड़वासी लोग हैं उन्होंने क्या है, तमिलनाडु अलग अलग स्टेट की अपनी मांग की। फिर बाद में पंजाब आ गया। इसका मुख्य उदाहरण क्या है, आनंदपुर साहिब संकल्प, जो इन्होंने सदन में अपने पास किया। पश्चिम बंगाल में हो गया, पूर्वोत्तर राज्य हो गया, पूर्वोत्तर राज्य में असम हो गया, असम और बंगाल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ताकि क्या है, कई क्षेत्र में असम बोलने वाले ज़्यादा थे, कई में बंगाल बोलने वाला ज़्यादा। तो सरकार को हर ऐसे टाइम में सबका सामना करना पड़ा, जिसमें भाषा के आधार पर और जो सांस्कृतिक क्षेत्र है उनके आधार पर स्वायत्तता की मांग उठी है कि राज्यों को अलग किया जाए। जो प्रशासनिक केंद्रीकरण है उसके कारण अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इनमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। तो इसमें क्या है, और राज्यपाल की भूमिका को कई राज्यों ने केंद्र के नियंत्रण कई औजार के रूप में देखा है। तो क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये सारे इसके अंडर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं जो। और क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। तो इस प्रकार क्या है, वो मानते हैं कि इसकी सारी जो शक्तियाँ नियंत्रित हैं और राज्य को कुछ अधिकार नहीं दे रखे, इसलिए क्या है, स्वायत्तता की मांग उठती रहती है। प्रमुख राज्य स्वायत्तता आंदोलन कौन कौन से थे? पंजाब में कौन सा? आनंदपुर साहिब संकल्प, जो कि 1973 में हुआ। तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन हुआ और केंद्र के प्रभुत्व का विरोध हुआ। पश्चिम बंगाल में वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता की मांग उठी। पूर्वोत्तर भारत में ऐतिहासिक, जातीय, प्रशासनिक कारणों से स्वायत्तता की मांग उठी। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, इसमें राज्य में स्वायत्तता की मांग क्यों उठी, इसके क्या कारण थे और कब कब किस किस एरिया में क्या क्या हुआ। राज्य स्वायत्तता की मांग भारतीय संघवाद को तोड़ने की नहीं, बल्कि उसे अधिक संतुलित और सहकारी सहभागी बनाने की कोशिश की। यदि केंद्र राज्य में संबंधों में संवाद, वित्तीय न्याय, संवैधानिक मर्यादा का पालन किया जाए तो भारतीय संघ अधिक सुदृढ़ बन सकता है। यदि केंद्र और राज्य में शक्तियों का सही से बंटवारा होगा ना, सभी को बराबर अधिकार मिलेंगे, तो क्या है, एकजुट होकर भारत आगे बढ़ेगा। जो ये आंदोलन चल रहे हैं, अलग राज्य की मांग, अलग अधिकारों की मांग, तो ये बहुत कम हो जाएगी और देश को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन की आकांक्षाओं के लिए जिम्मेदार कारण कौन कौन से थे? भारत एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक देश है, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चनों में भी पढ़ा है। यहाँ केवल राज्य स्तर पर नहीं, बल्कि राज्यों के भीतर भी अनेक उप क्षेत्रीय पहचाने विद्यमान है। ये नहीं है कि भाई हाँ 3-4 एक स्टेट हो गया, पंजाब हो गया, उसके बाद हरियाणा और वेस्ट यूपी मान लो। तो इसमें क्या है, अलग अलग क्या है, पंजाब में सिख है, हरियाणा में हिंदू है, राजस्थान में हिंदू मुसलमान है। तो इस प्रकार क्या है,
ये तो एक स्टेट हो गए, परंतु एक स्टेट के अंदर भी जैसे हरियाणा के अंदर और लगभग सभी राज्यों में क्या हिंदू है, एक मेवात में क्या मुस्लिम हो गए, तो इसके बीच में भी क्या है बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक और बहुजातीय लोग रहते हैं। जब किसी राज्य के भीतर कोई क्षेत्र स्वयं को राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से उपेक्षित अनुभव करता है तो वहाँ उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन पैदा होते हैं, उभरते हैं। इस आंदोलन का लक्ष्य प्राय पृथकीकरण नहीं बल्कि अधिक प्रशासनिक और राजनीतिक स्वायत्तता होता है। तो वो क्या डिमांड करते हैं कि वो बोलते हैं कि हम पिछड़े रह गए, ना हमारे पास प्रशासनिक अधिकार है और ना हमारे पास राजनीतिक स्वायत्तता है, तो वो अधिकारों की मांग करते हैं। उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन के प्रमुख कारण कौन थे? क्षेत्रीय असमान विकास। सभी क्षेत्रों में क्या है, भगवान ने सभी जगह बराबर खनिज पदार्थ नहीं दिए, इस कारण क्या है असमान विकास हुआ है उनका। राज्य के भीतर विकास का असमान वितरण उप क्षेत्रीय आंदोलनों का सबसे प्रमुख कारण है। कुछ क्षेत्रों में उद्योग, शिक्षा, बुनियादी ढांचा केंद्रित हो जाता है जबकि अन्य क्षेत्र पिछड़े रह जाते हैं। उदाहरण के रूप में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में उपेक्षा का आरोप है। विदर्भ जो कि महाराष्ट्र का एरिया है, बोडोलैंड जो कि असम में है, इनके आंदोलन लगातार होते रहते हैं। सांस्कृतिक एवं भाषाई पहचान। उप क्षेत्रीय समूह अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति, परंपराओं की रक्षा करने के लिए स्वायत्तता की मांग करते हैं। उन्हें आशंका होती है कि बहुसंख्यक क्षेत्रीय संस्कृति उनके अस्तित्व को दबा देगी, उनकी संस्कृति को खत्म कर देगी। इसका उदाहरण क्या है? गोरखालैंड जो कि भाषाई पहचान पर है, बोडो आंदोलन जो जातीय संस्कृति की पहचान है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी होती है। राज्य राजनीति में कुछ क्षेत्र हाशिए पर चले जाते हैं। सत्ता, प्रशासन और संसाधनों का एक विशेष क्षेत्रीय समूह का प्रभुत्व उन क्षेत्रीय असंतोष को जन्म दे देता है, तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी हो जाती है। प्रशासनिक केंद्रीकरण। राज्य सरकारों द्वारा अत्यधिक केंद्रीकरण और स्थानीय आकांक्षाओं की अनदेखी भी आंदोलन को बढ़ावा देती है। तो इसमें क्या है, राज्य सरकार में क्या है, कई बार अधिक केंद्रीकरण हो जाता है, एक जगह पर शिक्षा, वो स्वास्थ्य सेवाएं और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा दिया जाता है। इस कारण क्या है, जो स्थानीय आकांक्षाएं हैं उसमें वो आंदोलन का रूप ले लेती हैं। इस कारण क्या है, छठी अनुसूची, स्वायत्त जिला परिषद जैसी व्यवस्थाएं की गई है। एक क्या कई ऐतिहासिक कारण भी हैं। कई उपक्षेत्रों का ऐतिहासिक अनुभव राज्य से भिन्न रहा है। औपनिवेशिक या पूर्व स्वतंत्रता काल की प्रशासनिक व्यवस्थाएं आंदोलन की पृष्ठभूमि बनाती है। उदाहरण के रूप में उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय क्षेत्र हो गया, संसाधनों पर नियंत्रण की मांग, जो उनके संसाधन है उस पर नियंत्रण की मांग। खनिज, वन, भूमि और जल जैसे स्थानीय संसाधनों पर बाहरी नियंत्रण के विरुद्ध स्वायत्तता की मांग उठी है। एक एरिया में संसाधन ज़्यादा है परंतु फायदा दूसरों को मिल रहा है, तो इसमें क्या है, संसाधनों पर नियंत्रणों की मांग लगातार उठती रही है। लोकतांत्रिक चेतना और क्षेत्रीय दल। लोकतांत्रिक विस्तार। शिक्षा, मीडिया ने क्षेत्रीय चेतना को मजबूत किया है। क्षेत्रीय दलों ने इन आकांक्षाओं को राजनीतिक मंच प्रदान किया है। तो इस प्रकार क्या है, ये क्षेत्रीय दलों ने क्या किया है, इसमें राजनीतिक मोड़ इसमें एक लाकर खड़ा कर दिया है। जो उप क्षेत्रीय स्वायत्तता है ना, वो भारतीय लोकतंत्र में विघटनकारी नहीं है बल्कि एक चेतनाकारी है। इसने क्या है, सरकार को कमियां बताई है, कमियां इस पर सुधार करो ताकि सभी क्षेत्रों का बराबर विकास हो सके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में आंतरिक प्रवासन के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं? जिसमें भारत में आंतरिक प्रवासन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक गांव से दूसरे गांव में, एक शहर से दूसरे शहर में, कि ये प्रवासन के जिम्मेदार कारक कौन से हैं, कारण कौन कौन से हैं? आंतरिक प्रवासन से आशय है किसी व्यक्ति या समूह का देश की सीमाओं के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण। जैसे विशाल, विषमतापूर्वक और विकासशील देश में आंतरिक प्रवासन एक सामान्य सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया है। यह केवल जनसंख्या की गतिशीलता नहीं बल्कि क्षेत्रीय असमानताओं, विकास के पैटर्न और राज्य की राजनीति को भी प्रतिबिंबित करता है। इसमें क्या है, जो प्रवासन होता है ना, आंतरिक प्रवासन, वो क्या होता है, एक देश की बाउंड्री के अंदर, सीमा, भारत की सीमा के अंदर जो प्रवासन हो गया, या किसी कनाडा के अंदर हो गया। तो इस प्रकार जो आंतरिक प्रवासन है वो एक देश की सीमाओं के अंदर उसके क्षेत्र में होता है। इसके रीजन क्या है, इसके कई रीजन हो सकते हैं। या जो जिस क्षेत्र के लोग प्रवास करते हैं वो रोजगार की तलाश में जाएंगे, या फिर वहाँ को कोई समस्या होगी तब जाएंगे। तो इसके लिए बहुत सारी अलग अलग रीजन है। आंतरिक प्रवासन के प्रमुख कारण क्या है? आर्थिक कारण, पैसे के लिए। भारत के आंतरिक प्रवासन का मुख्य कारण रोजगार और आय की खोज है। कई जगह रोजगार कम होता है और पैसे की कमी होती है, इसलिए वो आय की खोज में और रोजगार की खोज में दूसरी जगह जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी, अल्प आय और कृषि पर निर्भरता लोगों को शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों की ओर आकर्षित करती है। जैसे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग क्या करते हैं, दिल्ली, मुंबई और पंजाब में जाते हैं। दिल्ली, मुंबई इंडस्ट्रीज के लिए और पंजाब में खेती के लिए। ग्रामीण क्या है, शहरी प्रवासन करता है, रोजगार की खोज में शहरों में जाते हैं और अच्छी सुविधाओं, जहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं लगभग मिलती हैं। क्षेत्रीय असमान विकास। भारत में विकास समान रूप से विस्तृत नहीं है।
कुछ राज्य क्षेत्र औद्योगिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य सुविधाओं में आगे जबकि अन्य पिछड़े हुए हैं। यह असमानता प्रवासन को मजबूरी बना देती है। कई लोग सोचते हैं कि उनके पास पैसे तो हो गए, परंतु क्या करेंगे, उनके पास सुविधाएं नहीं है, तो वो क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवासन कर देंगे ताकि उन्हें बेसिक सुविधाएं मिल सके। कृषि संकट, भूमि का विखंडन, मानसून पर निर्भरता, ऋणग्रस्तता और कृषि की घटती लाभप्रदता ने ग्रामीण आबादी को गैर कृषि क्षेत्रों की ओर धकेला है। इसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रेस माइग्रेशन बोला जाता है, नॉर्मल माइग्रेशन नहीं है। शहरीकरण और औद्योगिकरण, औद्योगिक विकास, निर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, अनौपचारिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था ने शहरों का प्रवासन का प्रमुख गंतव्य बना दिया है। तो शहरों में क्या है, औद्योगिक विकास हो गया, बहुत सारे निर्माण हो रहे हैं, सेवा के क्षेत्र भी बहुत है, हॉस्पिटल भी बहुत है, काम करने के लिए जगह बहुत है। जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है कि जो गांव और शहरों के बीच में जो डिफरेंस है पैसे का, उसके कारण भी इसका प्रवासन होता रहता है। शहर आकर्षण है का कार्य करते हैं, जो कि रोजगार और पैसे का मेनली माना जाता है। एक सामाजिक कारण हो गया, शिक्षा के अवसर ज़्यादा मिलते हैं। विवाह, विशेषकर महिलाओं का प्रवासन, वे शादी करके शहरों में चले जाते हैं। पारिवारिक पुनर्मिलन, ये कारण प्रवासन के स्थायी रूप को बढ़ावा देते हैं। मतलब कि कोई परिवार हो गया, वो क्या करते हैं, किसी बड़े शहर में रह रहे हैं, तो उसे मिलने के लिए क्या जाते हैं, अपने परिवार से मिलने के लिए जाते हैं। तो ये कारण क्या है, वो उनको वहाँ रोक लेते हैं ताकि रोजगार दिला देंगे और अच्छा कमा लेगा। तो ये क्या है, स्थायी स्वरूप को बढ़ावा देते हैं। जनसंख्या दबाव, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होने से भूमि और संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, जिससे लोगों का पलायन करना पड़ता है। एक परिवार में 5 लोग हैं, अभी क्या धीरे धीरे क्या उसकी शादी हो गई तो परिवार में संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, 7, 8, 9 हो गई। तो जमीन तो वही रही, जमीन कम हो गई, तो इस प्रकार क्या है, परिवार पर दबाव बढ़ता है, जो संसाधन है वो कम हो जाते हैं, इसलिए पलायन करना पड़ता है। पर्यावरण कारण, सूखा, बाढ़, भूमि क्षरण, जल संकट, जलवायु परिवर्तन ने पर्यावरणीय प्रवासन को जन्म दिया है। बुंदेलखंड, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन क्षेत्र, जहाँ ऐसे प्रवासन देखने को मिलते हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक कारण क्या है, कभी कभी कानून व्यवस्था की समस्या, जातीय संघर्ष, उग्रवाद, प्रशासनिक उपेक्षा भी प्रवासन का कारण बनती है। राज्य राजनीति पर प्रभाव, इसके क्या है, शहरी बुनियादी ढांचे पर दबाव, स्थानीय बनाम प्रवासी राजनीति, पहचान आधारित संघर्ष, क्षेत्रीय दलों की राजनीति, ये क्या है, राज्य राजनीति पर प्रभाव के कारण करते हैं। तो इसमें क्या है, किसी न किसी कारण से वो प्रवासन करते हैं, वो जो कि हमने ऊपर पढ़ा है, उनको ध्यान से आप पॉइंटों से देख सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल इजी सोल्व कराया गया है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनावी राजनीति की बदलती प्रकृति का परीक्षण कीजिए। कि भारत में जो दिन बर दिन जो चुनावी राजनीति है वो बदलती जा रही है, वो किस आधार पर बदल रही है, उसके क्या कारण है वो देखेंगे। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं, बल्कि राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक प्रतिनिधित्व और राज्य स्तरीय राजनीति का प्रमुख आधार है। स्वतंत्रता के बाद भारत की चुनावी राजनीति निरंतर परिवर्तनशील रही है। समय के साथ इसकी प्रकृति कांग्रेस प्रधान व्यवस्था से बहुदलीय, गठबंधन आधारित, पहचान केंद्रित और तकनीकी प्रभावित राजनीति में परिवर्तित हुई है। पहले क्या है, अकेली आज़ादी के बाद कांग्रेस का प्रभुत्व तो 15 साल तक रहा, जिसके बाद क्या है, बाद में इंदिरा गांधी सरकार में आई, जो कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। उसके बाद क्या हुआ कि उनकी गठबंधन की सरकार बनी, पूरी बहुमत से सरकार नहीं आई। धीरे धीरे क्या कांग्रेस का पतन होता गया और बहुदलीय सरकार बनने लग गई। उसके बाद गठबंधन आधारित सरकारें बनने लग गई, पहचान केंद्रित राजनीति आ गई, जो तकनीकी प्रभावित है वो राजनीति में उसका प्रवेश हो गया। चुनावी राजनीति की बदलती प्रकृति के मुख्य आयाम क्या है, कांग्रेस प्रभुत्व से बहुदलीय व्यवस्था का होना जो राजनीति के बदलने का मुख्य कारण है। 1950 से 60 के दशक में कांग्रेस का वर्चस्व था, जिसे कांग्रेस प्रणाली कहा गया। केंद्र और राज्य दोनों में कांग्रेस का वर्चस्व था। 1970 के दशक के बाद क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। आज भारत एक बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतंत्र बन चुका है, जिसमें बहुत सारी पार्टी चुनाव लड़ती है। पंजाब का उदाहरण ले लो, जिसमें है भाजपा, कांग्रेस, आप पार्टी और श्रोमणी अकाली दल। तो इस पर बहुदलीय सरकार, उसमें बहुदलीय जो है वो चुनाव में हिस्सा लेते हैं सरकार बनाने के लिए। क्षेत्रीय दलों, राज्य केंद्रित राजनीति का उभार। चुनावी राजनीति में क्या है, राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ राज्य विशिष्ट मुद्दों पर भी केंद्रित हो गई है। क्षेत्रीय दलों ने स्थानीय पहचान के आधार पर, भाषा, जाति, क्षेत्र के आधार पर राज्य स्वायत्तता को राजनीतिक एजेंडे में बदला तथा अपनी पार्टी का गठन किया। राजनीतिक गठबंधन राजनीति का संस्थानीकरण किया है।
गठबंधन की राजनीति में क्या आया, 1989 के बाद किसी भी दल को स्पष्ट रूप से बहुमत मिलना अपवाद बन गया। पूर्व चुनावी और पश्च चुनावी गठबंधन, पहले चुनाव या चुनाव से पहले दो पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी, या जो चुनाव लड़ने के बाद दो पार्टी क्या है अपनी अपनी सीटों का मिला लेंगी और अपने मंत्री परिषद का गठन करेंगी। अगला देखते हैं सत्ता साझेदारी, समझौता आधारित राजनीति का उदय। इसके बाद क्या है, सत्ता की साझेदारी हो गई, समझौते पर क्या है राजनीति चलने लग गई। पहचान आधारित राजनीति का भी उदय हुआ, जिसमें क्या है जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, समुदाय आधारित मुद्दे चुनावी राजनीति के केंद्र में आ गए। जिसमें क्या है एक जाति के लोग ज़्यादा इकट्ठा होकर उसी को पार्टी की सरकार बनाएंगे, उसी का मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसी का प्रधानमंत्री बनाएंगे। एक विशिष्ट धर्म के लोग, भाई हाँ हमारा क्या है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए, तो देश को धर्म के आधार पर बांट दिया। क्षेत्र के आधार पर हमारे क्षेत्र से मुख्यमंत्री बनना चाहिए, भाषा के आधार पर हमारे भाषा के लोग होने चाहिए। तो मतलब क्या है, ये इन मुद्दों पर आधारित चुनावी राजनीति को केंद्र में लाया गया। मंडल राजनीति, जो मंडल आयोग है उसने ओबीसी जो कोटा है उसका जो मंडल राजनीति है उसने क्या है ओबीसी कोटे को उजागर किया। जैसे सरकार ने ओबीसी आरक्षण दिया, इसके आधार पर राजनीति बढ़ गई, दलित हो गए, आदिवासी हो गए, ओबीसी प्रतिनिधित्व तो उसको बढ़ाने के लिए लोग एकत्रित हो गए। जो अभी लेटेस्ट चुनाव हुए थे तो उसमें क्या है, उसमें एक हमारे जो प्रधानमंत्री उन्होंने बयान भी दिया है कि मैं ओबीसी का प्रधानमंत्री हूँ, जो कि एक देश का प्रधानमंत्री बयान दे रहा है जाति से रिलेटेड। तो ये क्या है, इससे कोई अछूता नहीं है। जो चुनावी राजनीति है उसमें जाति का फुली प्रवेश है, उसके बिना राजनीति की कोई कल्पना नहीं है। उच्च जाति के लोग क्या सोचते हैं, हमारी सरकार बने, निम्न जाति के सोचते हैं हमारी बने, ओबीसी के लोग सोचते हैं हमारी बने। धार्मिक ध्रुवीकरण हमेशा देखने को मिला है, क्या है धर्म के आधार पर वोट मांगे जाते हैं कि हमें भाई हाँ जिताओ, हम मुस्लिम हैं, क्या हम मुस्लिम हैं हमारी सरकार बने, हम हिंदू हैं हमारी सरकार बने, हमारा प्रभुत्व रहे। परंतु क्या है, इससे क्या देश को नुकसान होता है, देश को जो विकास होना चाहिए वो विकास की पटरी से उतरकर उसके मुद्दे भटक जाते हैं। इस परिवर्तन के प्रमुख उदाहरण क्या हैं, जो कि हमने देख लिए हैं, व्यक्तिवादी और नेतृत्व केंद्रित राजनीति। तो इसमें व्यक्तिवादी और नेतृत्व केंद्रित क्या है, इसमें आम दल चुनाव से अधिक नेता केंद्रित हो गए हैं। करिश्माई नेतृत्व, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री फेस, व्यक्तिगत बोर्डिंग ब्रांडिंग हो गई। तो इसमें क्या है पार्टी संगठन की भूमिका को आंशिक रूप से कमजोर कर दिया है। जो क्या है करिश्माई नेतृत्व, भाई उसके नेतृत्व में हम हमारा देश चलेगा, हमारा राज्य चलेगा, तो ये एक प्रकार की इमेज बन गई है। जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री है वो हमारा बनेगा, व्यक्तिवादी पहचान बन गई, नेतृत्व हमारा होगा। जैसे कि प्रधानमंत्री का फेस एक कर देते हैं, चुनाव होता है भाई हाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उसकी क्या है एक फेस वैल्यू यूज करके चुनाव को लड़ा जाता है। एक व्यक्तिगत ब्रांडिंग के रूप में इसको यूज किया जाता है। मीडिया, तकनीक और चुनावी राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, सोशल मीडिया का, डिजिटल प्रचार है उसका पड़ा, डेटा आधारित रणनीति है उसका गहरा प्रभाव पड़ा। आजकल डेटा बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाता है, जिसके कारण चुनाव लड़ जाता है कि भाई किसके पास कितना पैसा बढ़ गया, कितनी वोटिंग है, क्या नहीं है, सारे इसमें इसकी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इससे राजनीति अधिक त्वरित, दृश्यात्मक और भावनात्मक हो गई है। धन, कॉरपोरेट और चुनाव अत्यधिक खर्चीले हो गए हैं। चुनावी ब्रांडिंग यूज होने लगी है। चुनाव के रूप में क्या है बहुत सारा खर्चा, लाखों हजारों करोड़ रुपए क्या है इसमें यूज होने लगे हैं। कॉरपोरेट चंदा देती है ताकि अपना काम निकलवा सके। पेशेवर चुनाव प्रबंधन किया जाता है ने चुनाव को लोकतांत्रिक से प्रतिस्पर्धी बाजार जैसा बना दिया है। अगला देखें, मतदाता की बढ़ती भागीदारी। मतदाताओं की भागीदारी बढ़ी है, महिलाओं, युवाओं और हाशिए के समूह की भागीदारी बढ़ी है। यह भारतीय लोकतंत्र की सकारात्मक उपलब्धि है। तो इसमें क्या है वोटिंग में हिस्सा लेना चाहिए। मैं तो मानता हूँ कि 100% भागीदारी हो, हर कोई अपना वोट दे। वोट का अधिकार बहुत ज़रूरी है और वोट डालना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, ये भारतीय राजनीति में क्या है बहुत ही चेंजेस हुए हैं। किस कारण, बहुस्तरीय, बहुपक्षीय अत्यंत जटिल हो चुकी है। एक और इस परिवर्तन ने समावेश प्रतिनिधित्व को बढ़ाया है, दूसरी ओर ध्रुवीकरण, धनबल जैसी व्यक्तिगत चुनौतियां सामने आई है। भविष्य में भारतीय चुनावी राजनीति की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करेगी कि लोकतांत्रिक मूल्य पर प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति के बीच में संतुलन कैसे बनाया जा सके। तो इस क्वेश्चन को हमने एकदम डिटेल में जाना है, एग्जाम्पल के साथ जाना है। तो आप भी इसको ध्यान से देख सकते हैं कि चुनावी राजनीति है उसकी प्रकृति कैसे कैसे बदली, किन किन कारणों से बदली। तो आप इसको आराम से डिटेल में बता सकते हैं। इसके पिन पॉइंट बता देता हूं मैं। कांग्रेस का प्रभुत्व, बाद जो चेंज हो गया, क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ, राज्य केंद्रित राजनीति का उभार हो गया, गठबंधन की सरकार आई उसके कारण जो चेंजेस हुए, पहचान आधारित राजनीति हुई, पहचान के आधार पर राजनीति होने लगी,
और इसके बाद क्या है, व्यक्तिवादी और नेतृत्व केंद्रित राजनीति हो गई। 5 पॉइंट हो गए। छठा, मीडिया और तकनीकी और चुनाव, इस पर इसके इम्पैक्ट बढ़े। अगला क्या है, डेटा आधारित रणनीति, सॉरी ये नहीं है, ये आएगा धन, कॉरपोरेट और चुनाव, इसके बेस पर क्या है, क्या राजनीति में चेंज हुआ। मतदाता की बढ़ती भागीदारी, इसके कारण क्या चेंज हुआ। तो इन चेंजेस के कारण क्या है, हम आराम से जो राजनीति चेंज हो रही है उसके बारे में डिटेल में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जातीय समूह के बारे में देखेंगे। भारत एक बहुजातीय समाज है जहाँ सामाजिक संरचना एक महत्वपूर्ण आधार जातीय समूह है। जातीय समूह ऐसे समुदाय होते हैं जिनकी साझा पहचान भाषा, सांस्कृतिक परंपरा, इतिहास, धर्म या क्षेत्र के आधार पर निर्मित होती है। भारत में जातीय समूहों का निर्माण मुख्यतः भाषाई, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय और ऐतिहासिक कारकों के आधार पर हुआ है। भारत संविधान ने, जो भारतीय संविधान है, इसकी विविधता को स्वीकार करते हुए सांस्कृतिक अधिकारों, भाषाई संरक्षण और समान नागरिकता की गारंटी दी है। आदिवासी समुदाय, क्षेत्रीय भाषाई समूह, धार्मिक अल्पसंख्यक और उत्तर पूर्व भारत में अनेक समुदाय जातीय समूहों के प्रमुख उदाहरण हैं। ये समूह अपनी विशिष्ट पहचान को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मुख्यधारा से जुड़ने का प्रयास करते रहे हैं। जो राजनीतिक सत्र है पर जातीय समूहों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। इन्होंने अपने क्षेत्रीय दलों के गठन किए, स्वायत्तता की मांग की, संसाधनों की न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली, जो वितरण के लिए उन्होंने मांगे उठाई, राजनीति में अपना प्रतिनिधित्व मांगा और उसमें अपने वर्चस्व को बढ़ाने का कोशिश किया। कई बार जातीय पहचान ने सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा दिया, तो कई बार यह संघर्ष और तनाव के कारण इसका कारण भी बनी। इस प्रकार भारत में जातीय समूह न केवल सामाजिक संरचना का अभिन्न है, बल्कि राज्य की राजनीति, संघीय व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गहराई से इसने प्रभावित किया है। भारत में पारिस्थितिकीय और पर्यावरण आंदोलन, इसके बारे में जानेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमने क्या क्या पर्यावरणीय आंदोलन है जो हमारे इतिहास में हुए हैं उसके बारे में जानेंगे। भारत में पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरण आंदोलन आधुनिक विकास की नीतियों से उत्पन्न पर्यावरण संकटों की प्रतिक्रिया से उभरे हैं। इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य है प्रकृति संसाधनों का संरक्षण, स्थानीय समुदाय के अधिकार की रक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देना है। जो ये आंदोलन हुए हैं उसके कारण क्या है, मेन मुद्दा क्या है उनका, प्रकृति की रक्षा हो गई, जो स्थानीय समुदाय है उनके अधिकारों की रक्षा हो गई, क्योंकि अगर प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो जो वहाँ के समुदाय उनको नुकसान होगा। और उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए बार बार आंदोलन हुए और उनके आवाज़ उन्होंने उठाई है। स्वतंत्रता के बाद क्या है, बड़े बांधों का निर्माण हुआ, औद्योगिकरण हुआ, खनन हुआ और वनों की कटाई से क्या है, पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ गया। तो क्योंकि देश के विकास के लिए भी जरूरी है और इनके साथ क्या है, पर्यावरण की सुरक्षा भी जरूरी है। जैसे आज के दिन हम बात करेंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री बोलता है एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम लगा दिया, बहुत अच्छी बात, अच्छी स्कीम चलाई ताकि हमारे पर्यावरण को बचाया जा सके। परंतु उसका एक विपरीत क्या देखने को मिला, उन्होंने क्या है, टेंडर दे दिया, हंसदेव के जंगल कटवाए जा रहे, लाखों करोड़ों पेड़ कटवा दिए और उसके स्थान पर एक पेड़ लगा देते। कि मतलब हादसे क्या हो गया, मतलब सरकार ने इसका कोई सही सोल्यूशन नहीं निकाला। अगला देखते हैं, इसके परिणाम स्वरूप, इसके कारण क्या है, असंतुलन हुआ। इसके कारण हमें क्या क्या देखने को मिला, चिपको आंदोलन हुआ, इसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, अप्पिको आंदोलन हुआ, तेहरी बांध विरोध आंदोलन हुआ, जैसे जन आंदोलन इसको हमें देखने को मिले। इन आंदोलनों में ग्रामीण जो गांव के लोग थे, ये मैक्सिमम गांव में हुए, इनमें महिलाओं ने हिस्सेदारी ली, आदिवासियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं की इसमें सक्रिय भूमिका रही है। तो इसमें क्या है, पर्यावरणीय आंदोलन ने यह प्रश्न उठाया कि विकास किसके लिए और किस कीमत पर हो रहा है। जो लोग विकास की डिमांड, वो बोल रहे हैं कि विकास होगा, किसका विकास होगा, जो जिसके लिए विकास होना है वो खुशी नहीं है, उनका नुकसान ज़्यादा हो रहा है, तो किस कीमत पर हो रहा है ये भी देखना जरूरी है। इन्होंने राज्य की विकास नीतियों को लोकतांत्रिक जवाबदेही के दायरे में लाने का प्रयास किया है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण को मानव अधिकारों और सामाजिक न्याय से जोड़ा है। तो इसमें क्या है, पर्यावरण संरक्षण को क्या मानव अधिकारों और सामाजिक न्याय के साथ जोड़ दिया गया है। इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय कानून, जन सुनवाई की प्रक्रिया और सतत विकास की अवधारणा को बल मिला। इस प्रकार भारत के पर्यावरणीय आंदोलन राज्य राजनीति और नीति निर्माण में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में उभरे। तो जिस प्रकार हमारे देश में क्या है, जो आंदोलन हुए हैं पर्यावरणीय, इसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। इसके लिए क्या है, एक जो राज्य है या केंद्र में पर्यावरण के लिए रूल बने हैं, नीति निर्माण का विकास हुआ है तथा पर्यावरण की संरक्षण हुई है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। अगर आपको इग्नू की सोल्ड असाइनमेंट चाहिए तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप मैसेज करके आप इग्नू की सोल्ड असाइनमेंट मंगवा सकते हैं।
जिसका प्राइस बहुत कम है और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, जिसके आधार पर क्या है आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर मैसेज करके आप असाइनमेंट पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।